हाँ, हेलो स्टूडेंट, आज हमें नया चैप्टर पढ़ना है, दैट इज नथिंग बट दी केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक्स? काइनेटिक इज नथिंग बट दी स्पीड। इज इट क्लियर? सो स्पीड आपको पता है। अब इस हमारे केमिस्ट्री में हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट दी द स्पीड ऑफ रिएक्शंस। बराबर है? तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? बराबर है? रेट ऑफ रिएक्शंस किस पे डिपेंड करता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय रेट लॉ? व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस? ये सभी हमें आज पढ़ना है। इज इट क्लियर? आपको पता है हमने इसके पहले केमिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़े हैं। केमिकल थर्मोडायनामिक्स में आपको कौन सी रिएक्शंस हो सकती है और कौन सी रिएक्शंस नहीं हो सकती, ये आप गेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। या फिर स्टेबल प्रोडक्ट कौन से इसमें बनेगा और कौन से इसमें अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, आप थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट लगा के बता सकते हो कि वेदर द रिएक्शन पर्टिकुलर गोज इन वन यूनिडायरेक्शन और बाय डायरेक्शन। आप ये सब थर्मोडायनामिक्स का यूज़ करके देख सकते थे। दैट इज नथिंग बट स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अगर आपको किसी ने पूछा तो आप केमिकल थर्मोडायनामिक्स का यूज़ करते हो। इज इट क्लियर? पर अगर आपको केमिकल रिएक्शन का रेट किसी ने पूछा तो उसके लिए आपको केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर पढ़ना बेहद इसेंशियल है। विदाउट केमिकल काइनेटिक्स आप रेट ऑफ रिएक्शंस को बराबर बता नहीं सकते हो। इज इट क्लियर? यानी आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होने वाली है, कौन सी स्लो होने वाली है, या फिर वो कितने देर में कंप्लीट होंगी। द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट आपको अगर पता करना है तो उसके लिए आपको केमिकल काइनेटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी बात, रिएक्शन का रेट क्या है ना? वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, या थर्ड ऑर्डर है, या सूडो ऑर्डर जिसको आप बोलते हो। ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर आपको अगर पता करना है तो आपको केमिकल काइनेटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स? डेफिनेशन देखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन और रेट ऑफ द रिएक्शन। इज इट क्लियर? दैट इज नथिंग बट दी केमिकल काइनेटिक्स। अभी हमें सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स अगर समझ गया है तो सबसे पहले हम एक एक टर्म्स को क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और उसको बहुत आराम से समझ लेंगे। सबसे पहले बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है दैट इज नथिंग बट दी रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है एक आधी अगर रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या होता है, आफ्टर सम इंटरवल, टाइम इंटरवल, क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट का वो धीरे धीरे चेंज होता है। आपको पता है जैसे कि मान लीजिए A कन्वर्टेड इनटू B, दैट इज नथिंग बट A ऑफ द रिएक्टेंट गोज इनटू द रिएक्शंस एंड देन द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। सो रिएक्टेंट A क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वैसे वैसे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, B बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट दी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो दोनों के रेट में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। बराबर है? कॉन्सेंट्रेशन में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर? अभी आपको अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो हम अगले इस पे बढ़ते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम टू टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है इंस्टेंटेनियस, यानी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट आप किसी रिएक्शन का रेट अगर डिटरमाइन कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस मेजर्ड एट एनी टाइम इंटरवल और एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम, दैट इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। इज इट क्लियर? आपको समझ रहा है? तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम दो इसमें क्लासिफाई करते हैं। एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको पता है बेटा आप एवरेज कब निकालते हो, जब एक से ज़्यादा बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती है
और आपको अगर किसी ने अगर एस्टिमेटेड पूछा है कि इसमें कितना हो सकता है मैक्सिमम क्वांटिटी, तो आप क्या करते हो, एक एवरेज बताते हो कि हो सकता है मे बी इतना होगा, बराबर। जैसे आपके क्लास में अगर 40 बच्चे बैठते हैं और सभी की हाइट अगर 5 फुट 1 इंच से लेके 5 फुट 6 इंच के बीच में है, तो आपको अगर ओवरऑल क्लास में बच्चों की हाइट कितनी है, तो आप क्या बताओगे, एवरेज हाइट बताओगे। इज इट क्लियर? तो आप बताओगे सर 5.4 वगैरह हाइट एवरेज हाइट होती है क्लासरूम में। तो अभी हम यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है एक बार समझने का प्रयास करेंगे। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, यानी एखादी केमिकल रिएक्शंस चलती जा रही है, बहुत समय तक चलती जा रही है, तो ऐसे रिएक्शन का अगर रेट पूछा जाए तो आपको फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देना पड़ता है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ द टाइम इज नथिंग बट दी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको यहाँ पे पता चल जाता है। इज इट क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट रेट कांस्टेंट। व्हाट इज मीन बाय रेट कांस्टेंट के? तो रेट कांस्टेंट के क्या होता है, बराबर है। अभी आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो समझ गया है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपने देखा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर? अभी हम देखेंगे रेट कांस्टेंट के। अब देखिए बेटा, रेट कांस्टेंट के को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो रेट कांस्टेंट के इज नथिंग बट डी, इट इज द इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। यानी ये जो रेट कांस्टेंट होता है वो इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है कब, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, बराबर। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट क्या हो, यूनिटी हो। तो आपको पता दूं मैं, रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इज इक्वल टू के सम कांस्टेंट, बराबर है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बराबर है। तो अगर ये यूनिटी पे आ गया, इसका मतलब 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय के, दैट इज नथिंग बट के। सो रेट ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ लेना है कि जो रेट ऑफ केमिकल रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज क्या हो, यूनिटी। इज इट क्लियर? उसके बाद यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अभी हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखने के पहले कुछ टर्म्स को पहले समझ लेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ये सब पहले हम बेसिक चीज़ें समझ लेंगे और उसके बाद यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के की तरफ बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the product of the molar concentration of reactants, to the product of molar concentration of the reactant, that is nothing but the rate of chemical reactions। तो आप ऐसे लिख सकते हो, rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the concentration of reactant, the product of the concentration of the reactant or molar concentration of the reactant, the product of molar concentration of the reactant, that is nothing but the rate law, is rate of chemical reaction। Is it clear? So rate of chemical reaction is nothing but the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of the reactant, that is nothing but the law of mass action। Is it clear? उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता है बेटा, रिएक्शन में कोई भी केमिकल रिएक्शन रहे, विदाउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी रिएक्टेंट वो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो सकती है। तो व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन? तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स taking part in a chemical reaction and which is responsible for chemical change। अब वो मॉलिक्यूल तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते ही है, टोटल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक में के ऊपर कोलाइड्स भी होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विच टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस,
ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंज, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर? यानी आपके रिएक्शन में एग्जैक्ट कितने मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके आधार पर हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 1 हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पर वो कभी 0 नहीं होता। तो इतना आपको याद रखना है कि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है इज नेवर 0 और नेवर 0, इतना आपको याद रखना है। और वो एक होल नंबर होता है, होल नंबर होता है यानी कंप्लीट एक नंबर होता है, वो फ्रैक्शन में नहीं होता, बराबर है, वो माइनस नहीं होगा, पर वो क्या होगा 1, 2 और 3 हो सकता है। तो जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो कभी भी 1 रह सकता है, 2 रह सकता है या 3 रह सकता है, पर कभी 0 नहीं रहेगा और वो एक होल नंबर रहेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर क्या होता है, सूडो ऑर्डर क्या होता है, एक बार समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये टर्म को समझ लेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस with respect to each reactant is the exponent to which the concentration terms of the reactant in the rate law is raised। इसका मतलब है बहुत आसान है, कोई एक आधी केमिकल रिएक्शंस हो रही है मान लीजिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, किसी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर रहता है ना, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, ये सेकंड है तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, थर्ड है तो ये थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द एक्सपोनेंट of the concentration terms of any each reactant in the rate law is raised। is it clear? उसके बाद है overall order of reaction। अगर आपको पूरी रिएक्शंस का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप क्या कर दोगे, इन सब एक्सपोनेंट की सम कर दोगे। जैसे मान लीजिए ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ऐसा था, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1 + 2 दैट इज नथिंग बट डी 3। इज इट क्लियर? सो दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ गया आपको, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ गया है, तो हम कुछ बेसिक डिफरेंस देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। इज इट क्लियर? तो बेसिक डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस ये कभी भी होल नंबर होता है और वो 1, 2 या 3 रह सकता है, इट नेवर टू बी 0। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस फ्रैक्शन में भी रह सकता है, निगेटिव भी रह सकता है, बराबर है बेटा, और वो 0 भी रह सकता है। तो इतना आपको याद रखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इज इट क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब आपको इसमें समझ आ गया होगा, आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता है डिफरेंशिएशन को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको बड़ा क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। इज इट क्लियर? तो उसी प्रकार से हमारे पास जो रेट लॉ होता है, बराबर है, वो छोटे छोटे टर्म्स में होता है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो नंबर ऑफ मल्टीपल स्टेप में होती है कभी कभी, बराबर है, तो उसमें बहुत सारी इनफाइनाइट स्टेप इन्वॉल्व होती है। उन स्टेप को हमको क्या करना है, उन सभी स्टेप के रेट लॉ को क्या करना है, एक जगह आके इंटीग्रेट करना है। तो दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या हो जाएगा, द इक्वेशन विच ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल रेट लॉज। अलग अलग जो डिफरेंशियल रेट लॉ है, अलग अलग रिएक्शंस के छोटे छोटे, उन सबको इंटीग्रेट कर देना, एंड विच गिव्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड टाइम आर कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बराबर है? तो यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड टाइम के संबंधित जो रिलेशनशिप आपको मिलता है वो बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ के कारण मिलता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज कुछ बेसिक टर्म्स है आपके केमिकल काइनेटिक्स में, ये तो थ्योरेटिकल है, आपके हर किताब में मिल जाएगा। तो आपको ये पढ़े बगैर ये जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है वो नहीं समझता, इसलिए मैंने पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों से क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। अभी हम देखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के को कैसे हम याद रखेंगे। सबसे पहले देखिए हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मैंने बता दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सूडो ऑर्डर है या फिर थर्ड ऑर्डर है। तो ये देखेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसलिए उसका जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है
वो लिक्विड में क्या रहेगा, और रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो गैस में क्या रहेगा वो देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट फॉर लिक्विड क्या रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, या मोल पर लीटर इंटू सेकंड बराबर है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर गैसेस में क्या रहेगा वो, एटमॉस्फेयर पर सेकंड। इज इट क्लियर। और उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट निकालेंगे आप वो कैसे निकालोगे, dx बाय dt, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशियल फॉर्म में आप निकालोगे रेट dx अपॉन dt। इज इट क्लियर। सो यहाँ पे क्या आएगा, dx अपॉन dt k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इनिशियल स्टेज और जीरो ऑर्डर के लिए आपने जीरो लिखा है, ठीक है ना। तो k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट जीरो ऑर्डर। इज इट क्लियर। सो जीरो ऑर्डर इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या रहेगा उसके लिए, लिक्विड के लिए रहेगा मोल पर लीटर इंटू सेकंड, और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर गैस के लिए क्या रहेगा, एटम पर सेकंड, और रेट क्या रहेगा, k मीन्स रेट कांस्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट जीरो ऑर्डर। इज इट क्लियर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रहेगा, अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ पहले, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। दैट रिएक्शन इज नथिंग बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिसमें रिएक्शन का जो रेट होता है वो किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो दैट इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसका यूनिट जो होता है रेट कांस्टेंट का फॉर लिक्विड के लिए वो पर सेकंड होता है, और फॉर गैसेस के लिए भी वो पर सेकंड ही होता है। और जो रेट निकालते हो आप वो कैसे निकालते हो, रेट कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट फर्स्ट ऑर्डर। अब 1 लिखा नहीं जाता पर वहाँ पे होता है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर के लिए आप कैसे लिखाओगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप देखोगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k क्या होता है, लीटर पर मोल सेकंड, पर मोल इंटू सेकंड, और एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये होता है फॉर गैस के लिए। और रेट क्या हो जाएगा, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे ओवरऑल रेट कितना निकलेगा, 1 + 1 दैट इज नथिंग बट 2, दैट इज नथिंग बट सेकंड ऑर्डर। इज इट क्लियर। थर्ड ऑर्डर में आप देखोगे, थर्ड ऑर्डर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो थर्ड ऑर्डर आपको दिख रहा है तो यूनिट ऑफ k क्या आ रहा है, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, है ना, पर मोल स्क्वायर सेकंड इनवर्स, बराबर, पर मोल स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो आपको क्या दिख रहा है, एटमॉस्फेयर पर एटमॉस्फेयर स्क्वायर इंटू सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, रेट k इंटू A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर y। अगर आप ओवरऑल रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो x + y कितना हो जाएगा, = 3, क्योंकि ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर। इज इट क्लियर। उसके बाद nth ऑर्डर के लिए लेंगे तो आपको यूनिट ऑफ k कैसे मिलेगा, मोल इंटू लीटर इनवर्स रेस्ट टू द पावर 1 - n सेकंड इनवर्स, और यूनिट ऑफ k फॉर गैस के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स इंटू एटमॉस्फेयर रेस्ट टू द पावर 1 - n। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे रेट जो आएगा ना वो k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस्ट टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस्ट टू द पावर y, और यहाँ पे x + y का जो सम आएगा वो शुड बी n रहेगा, क्योंकि nth ऑर्डर की रिएक्शन है। तो बेटा आपके किताब में स्टेट बोर्ड में आपने जीरो ऑर्डर पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा है, सेकंड ऑर्डर पढ़ा और थर्ड ऑर्डर पढ़ा, बराबर है, पर आपने nth ऑर्डर की रिएक्शंस नहीं पढ़े हो। इज इट क्लियर। उसके बाद सूडो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है, मैं सूडो ऑर्डर के बारे में, सूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ। सूडो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, भले ही उसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा हो, पर जिसमें एक ही जो कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में आप ले लेते हो, तो जिससे जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, ऐसा हमको दिखाई देता है। दैट रिएक्शन इज नथिंग बट सूडो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि आपने एक्सेस क्वांटिटी में वाटर ले लिया है
बराबर है। तो एक्सेस क्वांटिटी में अगर आपने वाटर ले लिया है तो दैट रिएक्शन इज नथिंग बट सूडो ऑर्डर रिएक्शन, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज, इज इट क्लियर। तो दैट इज नथिंग बट सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस में आप क्या करते हो, ग्लूकोज को बहुत सारे पानी में क्या कर देते हो, डिजोल्व कर देते हो, सुक्रोज को बहुत सारे पानी में डिजोल्व कर देते हो। तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्सेस क्वांटिटी में रहता है, इसलिए उसका ऑर्डर को हम क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते। इसीलिए फिर वो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ सुक्रोज के क्वांटिटी पे या ग्लूकोज के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट सूडो ऑर्डर रिएक्शन, इज इट क्लियर। तो ये हो गए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में। उसमें हो गया हमने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। तो बेटा ये आपको अच्छे से याद करना है, मैंने इसका पिक्स आपको भेज दिया है, आप उसको अच्छे से क्या कीजिए, एक बार और स्टडी कीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के क्या है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत समराइज करके दिया आपको। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मैंने आपको जब भी बताया था, इक्वेशन विच ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल रेट लॉ and which gives a direct relationship between the concentration of the reactant and the time are called as integrated rate law। फॉर जीरो ऑर्डर के लिए क्या रहेगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, देखिए रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इनिशियल स्टेज माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट सर्टेन टाइम इंटरवल टी डिवाइडेड बाय 2। दैट इज नथिंग बट डी फॉर जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इस प्रकार से रहेगा। आपको इतना याद रखना है कि जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एट इनिशियल स्टेज माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट सर्टेन टाइम इंटरवल टी डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर। एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम टी into log to the base 10 concentration, initial concentration of the reactant A divided by concentration of A at certain time interval T. Is it clear? So this is nothing but the integrated rate law for first order reaction. उसके बाद हम थोड़ा और प्रेशर के बारे में देखेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर किस प्रकार से लिखेंगे। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, आपके किताब में अभी तक दिया नहीं था। अभी नई सिलेबस की जो बुक्स आई है उसमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी आपको दिया है। इज इट क्लियर। और वो कैसे दिया है, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T इंटू लॉग टू द बेस 10 PI डिवाइडेड बाय 2PI माइनस P। अभी इसमें PI क्या है, ये आपका इनिशियल प्रेशर था और ये जो P है एट सर्टेन टाइम इंटरवल जो है वो प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी अच्छे से समझ गया है। तो K इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग टू द बेस 10 PI डिवाइडेड बाय PI माइनस P। इज इट क्लियर, 2PI माइनस P, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इज इट क्लियर। अब हम देखेंगे समरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस एंड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी हमारे लिए फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शंस है उसको किस प्रकार से याद रखेंगे, रेट कांस्टेंट को किस प्रकार से याद रखेंगे, वो देखने का प्रयास करेंगे। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखते हैं, हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे रेट रहता है वो देखेंगे। तो प्रॉपर्टी पहली है रेट लॉ, दैट इज नथिंग बट रेट इक्वेशन। तो रेट लॉ और रेट इक्वेशन ये अगर आप स्टडी कर रहे हो तो जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट लॉ आएगा वो रहेगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रेट कांस्टेंट के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट जीरो ऑर्डर। इज इट क्लियर। और रेट इज इक्वल टू के अगर वो यूनिटी में आ जाता है। इज इट क्लियर। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, रेट इज नथिंग बट डी concentration means rate of constant K into concentration of A at first order reaction. Is it clear? यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो आपको मैंने पहले ही बताया था वो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल DM क्यूब सेकंड इनवर्स, मोल DM क्यूब सेकंड इनवर्स। ये हो जाएगा आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। पर अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लोगे तो आप ये क्या कहलाएगा, सेकंड है ना, सेकंड इनवर्स। इज इट क्लियर। उसके बाद अगर आप इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन लेते हो दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इसमें आप देखोगे कि जीरो ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन आएगा वो आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट सर्टेन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू माइनस KT प्लस
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट 0 है ना ऑर्डर, ठीक है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट इज नथिंग बट डी। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, log of concentration of reactant A at certain time interval t is nothing but d equal to minus k by 2.303 into time t plus log into concentration of reactant A at initial stage। is it clear? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log a माइनस एक्स, यानी a का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, x का बढ़ रहा है, तो log a माइनस एक्स दैट इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट सर्टन टाइम इंटरवल t। ये इनिशियल था, ये अभी उस चेंज वाला रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a माइनस एक्स इज नथिंग बट डी माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303 प्लस लॉग a। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। फिर अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो प्लॉट फॉर स्ट्रेट लाइन, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a वर्सेस टाइम के अगेंस्ट में जीरो ऑर्डर के लिए प्लॉट करोगे और आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करोगे, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लोगे वर्सेस टाइम इंटरवल टी के लिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैंने वैसे भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है तो आपको वहाँ पे समझ जाएगा। या फिर आप एक थर्ड वाला भी कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लॉग सी वर्सेस टाइम इंटरवल टी का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद स्लोप अगर आप पता करोगे तो जीरो ऑर्डर के लिए याद रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो स्लोप होता है वो ऑलवेज माइनस के होता है, मीन्स निगेटिव ऑफ रेट कांस्टेंट। इज इट क्लियर? माइनस के होता है स्लोप फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, माइनस के होता है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो स्लोप होता है वो माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303 होता है। इज इट क्लियर? तो ये थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करना आप। उसके बाद इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस क्या होता है, यानी वाई एक्सिस के लिए जो इंटरसेप्ट होता है वो कैसे होता है, तो इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस होता है कॉन्सेंट्रेशन मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बराबर है, मीन्स रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज नथिंग बट द इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस होता है। और अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखोगे तो वो हो जाएगा लॉग मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और लॉग इनटू स्मॉल ए। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर आप हाफ लाइफ पीरियड देखोगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2k। इज इट क्लियर? 2 टाइम्स k, क्योंकि 1/2 को आप 2 टाइम्स k कर दिया। उसके बाद अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में फर्स्ट ऑर्डर के लिए लोगे तो एक्सपोनेंशियल इंटू 2 डिवाइडेड बाय k और 0.693 डिवाइडेड बाय k, ऐसा आप बोल सकते हो हाफ लाइफ के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका समरी ऑफ रेट रिएक्शंस और एंड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये मैंने पूरा शॉर्टकट में कर दिया है, नहीं तो ये चैप्टर आपको पता है बहुत बड़ा चैप्टर है समझने के लिए, पर मैंने एक पेज में मैक्सिमम चैप्टर्स को क्लोज करने का प्रयास किया है। ठीक है, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे। अगर देखिए दो ग्राफ आपको हर एक इसमें स्टडी करना है तो समझ लीजिए पहले, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इसमें आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आप अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो जीरो ऑर्डर के लिए आपको याद रखना है ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। रेट आपको वाई एक्सिस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेना है, बराबर है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड रेट इज ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो बिल्कुल पैरेलल लाइन मिलेगा एक्स एक्सिस से। इज इट क्लियर? तो जो आपको ग्राफ यहाँ पे मिल रहा है वो वाई एक्सिस से क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की तरफ मिल रहा है। तो फॉर जीरो ऑर्डर अगर आपने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है प्लॉट फॉर स्ट्रेट लाइन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम के अगेंस्ट में, रेट के वर्सेस में आपने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया है। और वो जो ग्राफ मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इंटरसेप्ट ऑफ एट वाई एक्सिस, बराबर है, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है और एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है। इज इट क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट दिस। इज इट क्लियर? तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को प्लॉट करते हो तो आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो आपको रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के अगेंस्ट में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो आपको ग्राफ
बिल्कुल ओरिजिन से निकलती हुई स्ट्रेट लाइन दिखाई देंगी। तो आपको ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है जिसमें आप रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ए को निकालते हो। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर आप हाफ लाइफ पीरियड के वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखते हो और उसके बीच में आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ ओरिजिन से निकलते हुए दिखाई देगा आपको। इज इट क्लियर? और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप देखोगे कि ग्राफ बिल्कुल वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो चुका है, ऐसे इस प्रकार से पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। इज इट क्लियर? और थर्ड टाइप्स में अगर आप देखते हो कि ग्राफ आप किसके वर्सेस क्या प्लॉट कर रहे हो, तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट सर्टेन टाइम इंटरवल टी वर्सेस टाइम के अगेंस्ट में अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो आपको याद रखना है जीरो ऑर्डर के लिए जो आपको स्लोप मिलेगा वो ऑलवेज निगेटिव रहेगा, माइनस के रहेगा। इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए प्लॉट कर रहे हो एट कॉन्सेंट्रेशन टी एट सर्टन टाइम इंटरवल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट सर्टन टाइम इंटरवल टी वर्सेस टाइम के लिए, तो आपको जो स्लोप मिलेगा वो माइनस के मिलेगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखोगे तो आपको दो केसेस मिलेंगी। एक आपको लॉग ए एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम लॉग ए एट सर्टन टाइम इंटरवल टी। तो आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है और टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको जो स्लोप मिलेगा वो माइनस रहेगा और फिर से आपको स्लोप इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303 रहेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर आप सेकंड ग्राफ प्लॉट करते हो है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही, तो आप अगर क्या कर रहे हो, रेशियो में जा रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इनिशियल स्टेज डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट सर्टेन टाइम इंटरवल टी, लॉग निकालते हो इसका और उसको अगर टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट करते हो तो जो ग्राफ आपको निकलेगा वो ओरिजिन से निकलते हुए दिखाएंगे और यहाँ पे स्लोप आपका पॉजिटिव रहेगा। दैट इज नथिंग बट के डिवाइडेड बाय 2.303। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरा ये जो चैप्टर्स है केमिकल काइनेटिक्स उसको समराइज कर दिया है। अभी भी यहाँ पे आपके 3 टॉपिक्स बचते हैं, एक है कैटालिस्ट, दूसरा है कोलिजन थ्योरी एंड तीसरा है अरेनियस इक्वेशन। तो व्हाट इज मीन बाय कैटालिस्ट ये आपको मैं अभी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, यानी आप घर से बराबर पढ़ के आओगे। उसके बाद कोलिजन थ्योरी क्या है और अरेनियस इक्वेशन क्या है रिगार्डिंग केमिकल काइनेटिक्स। तो व्हाट इज मीन बाय कैटालिस्ट, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मीन बाय कैटालिस्ट। कैटालिस्ट इज अ केमिकल स्पीसीज है ना विच mere presence can affect the rate of chemical reaction. That is nothing but it either increases the rate of chemical reaction or it decreases the chemical reaction rate of chemical reaction but doesn't taking part in the chemical reactions, then that species is known as a कैटालिस्ट। इज इट क्लियर? तो फिर वो कैटालिस्ट एज ए इनहिबिटर के तौर पर कैसे काम करते हैं है ना, ऑटो कैटालिस्ट के तौर पर कैसे काम करते हैं, तो ये सब हम कल कैटालिस्ट के इसमें पढ़ेंगे। कैटालिस्ट एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। इज इट क्लियर? और रेट ऑफ रिएक्शन को अगर स्लो करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ को बढ़ा देते हैं। इज इट क्लियर? तो दैट इज नथिंग बट कैटालिस्ट। तो हम कैटालिस्ट के बारे में कल डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कोलिजन थ्योरी क्या होता है, बराबर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज नथिंग बट अरेनियस इक्वेशन, उसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये चैप्टर बेटा आपका क्या होता है, मैक्सिमम 90% चैप्टर्स आपका क्लोज हो जाता है, बाद में बचे हुए 10% है उसको मैं कल आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में फिनिश कर दूंगा। ठीक है? तो